कक्षा 9 में एक पाठ है शुक्र तारे के समान, जिसके लेखक हैं स्वामी आनंद। शुक्र तारा एक तारा है जो चंद्रमा के पास नजर आता है और शाम के समय थोड़ी देर के लिए और सुबह के समय थोड़ी देर के लिए नजर आता है। लेकिन उसकी अपने आप में चमक बहुत तेज होती है, जिसे कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता है। इस पाठ में शुक्र तारे की तुलना महादेव बाबू से की गई है, जो गांधी जी के सेक्रेटरी के रूप में भी जाने जाते थे। गांधी जी की तुलना चंद्रमा से और महादेव बाबू की तुलना शुक्र तारे के साथ की गई है। महादेव बाबू का जीवन और कार्यशैली गांधी जी के साथ इस तरह से जुड़ गई थी कि दोनों को अलग करना बहुत ही मुश्किल था। जैसे चंद्रमा और शुक्र एक साथ नजर आते हैं, उसी तरह महादेव बाबू और गांधी जी के कार्य भी आपस में जुड़े हुए थे। वे हमेशा कहा करते थे कि मैं गांधी जी का पीर, बावर्ची, भिश्ती और खर हूं, अर्थात उनका हर कार्य मैं करने के लिए ही मेरा एक सेवक के रूप में ही मैं उनके जाना जाऊं। शुक्र तारा जैसे प्रभावशाली होता है, थोड़े समय में ही अपना प्रभाव छोड़ जाता है, उसी तरह से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इनका योगदान महत्वपूर्ण था। अल्प आयु के कारण, यानी कम आयु के कारण इनका उदय थोड़े समय के लिए हुआ, पर कोई भी इनके योगदान को अनदेखा नहीं कर सकता। 1917 में 1917 में जब वे सबसे पहले गांधी जी के पास आए, तो गांधी जी ने इनकी योग्यता को पहचाना और मन ही मन उन्हें अपना उत्तराधिकारी माना। 1919 में जलियांवाला हत्याकांड के दौरान के बाद जब पंजाब में पलवल स्टेशन के पास गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, तो गांधी जी ने इन्हें अपना वारिस घोषित कर दिया। 1929 तक तो ये सबके दुलारे बन गए थे। अब ये सबके दुलारे और लाडले किन कारणों से बने थे, ये हम आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे हमारा स्वतंत्रता संग्राम आगे बढ़ता गया। क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया जा रहा था, समाचार पत्रों को में काम करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था। ऐसे ही थे कालीनाथ, जिन्हें 10 साल की सजा दी गई। बॉम्बे क्रॉनिकल के हर्नीमैन, जिनको वापस इंग्लैंड भेज दिया गया, जिसके कारण क्रांतिकारियों की या स्वतंत्रता संग्राम में काम के से जुड़े लोगों की खबरें लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी। श्रीमती बेसेंट के अनुयायी शंकरलाल बैंकर, उमर सुबानी और जमुना दास जी ने गांधी जी के पास गए और उनसे कहा कि वे यंग इंडिया के लिए अपने लेख संपादित करने के लिए उन्हें दें। गांधी जी ने इस अवसर को सहर्ष स्वीकार किया और यंग इंडिया में उनके लेख छपने लगे। लेखों की संख्या इतनी अधिक होने लगी कि यंग इंडिया को सप्ताह में 2 बार प्रकाशित करना पड़ा। यंग इंडिया के साथ साथ अहमदाबाद से नवजीवन का भी प्रकाशन शुरू हो गया। महादेव बाबू गांधी जी की यात्राओं और प्रतिदिन की गतिविधियों का विवरण भेजा करते। उनके पास हिंदुस्तान की राजनीति से जुड़ी देश और विदेश के समाचार पत्रों में छपी घटनाओं की पूरी जानकारी होती थी। उनके झोले अर्थात उनके बैग समाचार पत्र, मासिक पत्र, पत्रिकाओं और पुस्तकों से भरे रहते थे। यात्रा के दौरान, सभाओं के दौरान वे उन्हें पढ़ते और समाचार पत्रों के लिए लेख लिखा करते थे। साहित्य से जुड़ी हुई उनकी जो गतिविधियां थी, वे थी गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अनुवाद, चित्रांगदा, विदाई का अभिशाप और शरद बाबू की कहानियों का अनुवाद। यहाँ पर यह जानना बहुत ज़रूरी है कि गांधी जी से मिलने से पहले वे भारत के अनुवाद विभाग में कार्य करते थे। साथ ही साथ उन्होंने वकालत भी पढ़ी हुई थी, इसलिए वे अच्छी तरह से जानते थे कि कैसे स्याह को सफ़ेद किया जाता है।
उनकी लिखावट में मोती की ऐसी थी जैसे मोती बिखेर दिए गए हों। उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था, कोई उनके अक्षरों का मुकाबला नहीं कर सकता था। गांधी जी की ओर से जो भी वायसराय को पत्र लिखे जाते थे वे केवल महादेव बाबू की ही लिखाई में जाते थे। उनके शुद्ध सुंदर लेख को देखकर पढ़ने वाला मंत्र मुग्ध हो जाता था, पूरी तरह से खो जाता था। उनके उनके लेखों में कहीं अल्प विराम की तक गलतियां नहीं होती थी। धुरंधर से धुरंधर लेखक अपनी टिप्पणियों का मिलान, टिप्पणियां माने नोट्स का मिलान, महादेव बाबू की टिप्पणियों से करते थे और तभी वे गांधी जी के पास ले जाते थे। गांधी जी भी हमेशा कहा करते थे पहले अपने अपनी टिप्पणियां महादेव की टिप्पणियों से मिलान कर लो, यानी उन अपने नोट्स उनके नोट से मिला लो, तभी गांधी जी उसे ओके करते थे। महादेव बाबू की लेखनी में प्रथम श्रेणी का शिष्ट संस्कार था, संपन्न भाषा थी, मानो यह मनोहर शैली का वरदान उन्हें ईश्वर की ओर से मिला था। महादेव जी का व्यवहार बहुत ही कोमल था, किसी को उसमें करकरी जरा सी किंकरी मात्र की भी थोड़ी सी भी कड़वाहट नजर नहीं आती थी। उनकी उनके व्यवहार, उनकी लिखावट और सत्यनिष्ठा से विनय विवेक युक्त विवाद करने की कला ने उन्हें सबका लाडला और दुलारा बना दिया था। काम करते समय वे रात दिन का कभी अंतर नहीं करते थे। 1 घंटे में वे 4 घंटे का काम निपटा देते थे। 1934-35 के दौरान वे मगनमाड़ी से गांव की सरहद पर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। वहां से वे 11 मील चलकर वर्धा की असहनीय गर्मी में सेवाग्राम तक जाते और प्रतिदिन काम निपटाकर वहां से वापस आते। रोज चलकर वापस आने और जाने के कारण उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। प्रतिकूल प्रभाव माने कुछ नुकसान उनके स्वास्थ्य को पहुंचा, जिसके कारण उनकी अकाल मृत्यु हो गई और उनके इस नुकसान को कोई भी पूरा नहीं कर सकता था। गांधी जी भी अक्सर उन्हें याद करते थे और कहते थे, यह ऐसा घाव है जो कभी भी नहीं भरेगा। आशा है आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। किसी भी तरह की आपकी जिज्ञासा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।